ये गाइस, तो आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब एक एक करके देखेंगे हम लोग डिटेल में। तो पहला ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिवाइजेज बेस ईयर ऑफ द सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या चेंज किया है, तो 2001 था पहले, तो 2016 कर दिया है। तो बेस ईयर क्या होता है, इसमें रिवीजन करने से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो भी वर्किंग क्लास में कंजम्पशन में चेंज हुआ है उसको ये नोटिस करेगा। उसके बाद सीपीआई होता है क्या है, तो एक इन्फ्लेशन मेजरमेंट का इंडेक्स है ये, और चेंजेस इन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को पकड़ता है ये, राइट। और किसके रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुआ था, तो उर्जित पटेल की कमेटी बनी थी एक, उसने ये इसको बनाने का कॉन्सेप्ट दिया था। और मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज़ टू बी फॉर्मुलेटेड इन रेफरेंस टू द सीपीआई। तो सीपीआई के डाटा को नज़र में रख के मॉनेटरी पॉलिसी के सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। और सीपीआई आईडब्ल्यू जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर को कवर करता है। इन जितने भी 7 सेक्टर दे रखे हैं, इन सब में से एक में से। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बन सकता है कि इनमें से सबको नहीं करता है, सिर्फ एक को करता है। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है रिपोर्ट के, तो देख लेते हैं। तो स्पेंडिंग ऑन हाउसिंग हैज़ बीन इंक्रीज्ड, पिछले साल से 17% बढ़ गई है, जो पहले थी 15.2%। और एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ों पे भी चीज़ें बढ़ गई हैं। उसके बाद ब्यूरेज और कंजम्पशन एंड वर्कर हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, खाने पीने पे थोड़ा सा खर्चा कम हुआ है। कितना कम हुआ है, तो अच्छा खासा कम हो गया है, 7% लगभग कम हो गया है। पहले 46 था, तो अब 39 हो गया है। रिवीजन इन बेस ईयर हमने देख ही लिया क्या बताता है ये। और आईडब्ल्यूजी है, ये काम का आपके एमसीक्यू का स्टेटमेंट बन सकता है। तो आईडब्ल्यूजी है सीपीआई का ये डाटा है, इससे डीए जो मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उसको कैलकुलेट करने में हमको मदद मिलती है, डियरनेस अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो और पेंशन वगैरह में भी इसका डाटा यूज़ किया जाता है। और नेशनल लेवल पे 4 तरीके के सीपीआई हम लोग रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उसमें से जो शुरू के 4 हैं, दैट इज़ आईडब्ल्यू, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, ये 3 इज़ रिलीज बाय लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और जो आखिरी वाला रहता है वो नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का, वो सीपीआई सीएसओ नहीं रिलीज़ करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो शुरू के 3 आईडब्ल्यू दैट इज़ आईडब्ल्यू, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर के रिलीज़ करेगा लेबर ब्यूरो। एंड सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ इज़ रिलीज बाय सीएसओ। ठीक है, अगले 2 टॉपिक देते हैं रिलेटेड विथ रिपोर्ट। तो एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, रिलीज बाय यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ठीक है, तो द वर्ल्ड वुमेन 2020 रिलीज़ करी है। ठीक है, यूएन के डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर उसने। और ये जो रिपोर्ट है, इसने 25 साल पहले जो बीजिंग डिक्लेरेशन साइन हुआ था रिलेटेड विथ वुमेन कंडीशन, ये क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी की कोई प्रीवियस ईयर सीएपीएफ शायद सीडीएस वगैरह में आ रखा है क्वेश्चन, बीजिंग डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू विच डोमेन। तो वुमेन की कंडीशन के लिए है ये। तो 25 साल पहले जो बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था, उसकी प्रेजेंट डे में किसी क्या कंडीशन है उसको चेक करने के लिए अभी रिलीज़ किया है। ठीक है, तो क्या क्या इसने ऑब्जर्व किया है, तो ये आप मेंस के लिए डाटा लिख सकते हो, देख सकते हो कि स्टेटस ऑफ वुमेन हैज़ इम्प्रूव्ड विथ रिगार्ड टू एजुकेशन, अर्ली मैरिज, चाइल्ड बेयरिंग। तो स्टेटस में सुधार तो आया है। और जेंडर गैप जो है वो बढ़ गई है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। जेंडर गैप बोले तो मेन और वुमेन में जो इनइक्वलिटी रहती है वो, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, तो साउदर्न एशियन रीजन में सबसे ज़्यादा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डाटा और है कि वुमेन ग्लोबली स्पेंड 4.2 आवर ऑन अनपेड वर्क। अनपेड वर्क मतलब कि ऐसे काम जिनके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता। तो क्या क्या हो सकते हैं, वो हाउस होल्ड डोमेस्टिक काम जो भी हो सकते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मेन कितना कर लेते हैं अनपेड, तो वो भी 1.7 कर लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता लेकिन आपको काम करना पड़ेगा वो। तो ये सारी बातें थी। तो कौन रिलीज़ करता है वो देख लेना। और बीजिंग डिक्लेरेशन इसमें काम का था, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट। साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि आईएलओ भी एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है सेम नाम से, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ वर्क। और हम देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ वर्क इज़ रिलीज बाय लेबर ब्यूरो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और फ्यूचर ऑफ जॉब इज़ रिलीज बाय इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये इस बात को ध्यान में रखना। कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन रिलीज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज़ याद रखो, आपकी
मेंस वगैरह में कहीं कोट कर देना मेंस के पेपर में। वर्क फोर्स इज़ ऑटोमेटिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैनुअल जो लेबर रहते हैं वो वर्क फोर्स कम हो रही, तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उससे। ठीक है, उसके बाद अगला एक और देख लेते हैं हम टॉपिक, ये भी रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो इंडिया फेल टू सेटल सेक्सुअल हरासमेंट केस। ठीक है, तो एक डाटा BSE 500 कंपनीज़ ने डाटा रिलीज़ किया है, उसमें बोला गया है कि इंडिया इज़ नॉट एडिक्वेटली एड्रेसिंग द इशू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो उसके लिए एक एक्ट बस आप नाम याद रखो, 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में लॉन्च हुआ था। इसका शॉर्ट फॉर्म है पॉश एक्ट। ठीक है, तो ये कैसे लॉन्च हुआ था, विशाखा गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक केस में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन जो डाटा आया है उससे पता चल रहा है कि सही तरीके से अभी काम नहीं हो रहा है और वुमेन की कंडीशन स्टिल ख़राब ही है और उनके साथ हरासमेंट हो ही रहा है। तो ये सोशल इशू के टॉपिक थे, बाकी लेस इम्पॉर्टेंट। अगला हम लोग देख लेते हैं, RBI कंडक्ट फर्स्ट एवर ओपन मार्केट ऑपरेशन इन स्टेट डेवलपमेंट। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक्स का है और इसमें स्टैटिक के कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होते हैं। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ करती है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स जिनको बोलते हैं, और बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है डेटेड सिक्योरिटी विच इज़ कॉल्ड एज HDL इन शॉर्ट फॉर्म। HDL आर बॉन्ड इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट रेट आर यूजुअली हायर देन सेंट्रल गवर्नमेंट GSECs। ठीक है, और एज द नेम सजेस्ट, इसके नाम में स्टेट है तो इसको सेंटर इशू नहीं कर सकता, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकती है। तो वो MCQ में एक स्टेटमेंट बना सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पावर टू इशू स्टेट के लोन्स, डेवलपमेंट लोन HDL, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो HDL भी GSEC जितने ही सेफ होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, तो उनकी सोवरेनिटी पावर होती है इसकी वजह से। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, HDL क्वालिफाई फॉर स्टेचुरी लिक्विडिटी, SLR CRR आपको पता ही होगा। ठीक है, और ऑल्सो एलिजिबल एज कोलेटरल फॉर बोरिंग थ्रू मार्केट, रेपो एज वेल एज बोरिंग बाय एलिजिबल। तो अपना SLR का जो कोटा रहता है उसको कोलेटरल रख के ये लोग लोन ले सकते हैं। तो HDL के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आ सकता है। OMO पता ही है आपको क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो RBI ने पहला किया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एवर ओपन मार्केट ऑपरेशन था। और ये सब न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि GST कंपनसेशन के पीछे जो पूरी लड़ाई चल रही थी स्टेट और सेंटर के बीच में, तो उसको सुलझाने के लिए एक टॉफ़ी दे दी है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक लोन्स। तो GST कंपनसेशन ये था कि जो GST लागू हुआ था उसके बाद से जुलाई 2017 में जो GST लागू हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि स्टेट को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। सही तरीके से जो टैक्स वगैरह लगा के पैसा आता था स्टेट के पास, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए, डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए स्टेट और सेंटर ने बोला था कि हम आपको कंपनसेशन देंगे। तो ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं, तो ये सब उसके पीछे HDL दे दिया। ठीक है, लेकिन कंपनसेशन पे भी कुछ ना कुछ चलेगी बात। तो ये सारी बातें थी, बाकी कुछ काम करनी है तो इम्प्रूव RBI बैलेंस शीट, बाकी ऐसा कुछ इम्प्रूव होगा नहीं। और लोन तो स्टेट सरकार तो खूब ज़्यादा लोन ले रही है, हर स्टेट की हालत ख़राब ही है अभी। उसके बाद कुछ स्मॉल टॉपिक देख लेते हैं। तो श्रीलंका ने एक रिसेंट अमेंडमेंट पास किया है, तो कुछ नहीं हुआ है, सब पॉलिटिकल पावर को, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को अब इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा मिल गई है और पावर बढ़ा दी है प्रेसिडेंट की। ठीक है, और रिमूव द प्रोविजन मेड इन 19th अमेंडमेंट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ये भी हटा दिया है, प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगला कुछ ज़्यादा काम करनी है, नीति आयोग ने एक पैनल बनाया अर्बन प्लानिंग एजुकेशन के लिए, तो नीति आयोग ये सब काम करता रहता है, तो देख लेना, ज़्यादा काम करनी है। ई धरती जियो पोर्टल काम का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन ने रिलीज़ किया इसको। इंटीग्रेट लीगेसी ड्राइंग सच एज मैप लीज प्लान इन मैनेजमेंट, तो एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पे पूरा डाटा होगा आपका, जियो टैग कर देंगे उसको, इंटीग्रेट लीगेसी ड्राइंग, मैप और लीज प्लान सब कुछ डाल दिया जाएगा इसमें। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स देख लेते हैं, तो हरियाणा ने टॉप किया है इसमें। एनीमिया क्या होता है, तो आयरन की डिफिशियंसी से एक डिसीज़ होता है। और आम्बी जो है इंडेक्स इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, इसका फुल फॉर्म देख लेना आप लोग। तो एनीमिया इज़ अ कंडीशन दैट डेवलप व्हेन देयर इज़ आयरन डिफिशियंसी और लैक ऑफ हेल्थी रेड ब्लड सेल, हेमोग्लोबिन में RBC, जब ब्लड के अंदर RBC कम हो जाता है, RBC को ही हेमोग्लोबिन बोलते हैं।
ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन तो एक ही बात है, वो ब्लड में कम हो जाता है जब एनीमिया होता है, ये काम का था। उसके बाद सेकेंड रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी ऑफ नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इनाग्रेटेड। तो रिपोजिटरी है रॉ ड्रग्स की, कहाँ पे इशू स्टार्ट करी है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ये रिसेंटली 1-2 साल पहले इसको बनाया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद करके। तो आयुष पे इस पर पूरी रिसर्च होगी, तो कहाँ पे, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, न्यू दिल्ली में। तो ये रिपोजिटरी रॉ ड्रग्स की यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। अगला देखते हैं टाइडल डिसरप्शन इवेंट। तो टाइडल इसका मतलब ओशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये ओशन यूनिवर्स का ओशन है। तो व्हेन स्टार वेंडर टू क्लोज टू सुपर मैसिव ब्लैक होल, तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल से ब्लैक होल श्रेड द स्टार इनटू थिन स्ट्रीम्स ऑफ मटेरियल। तो ये ब्लैक होल के पास अगर कोई स्टार जाता है तो स्टार को बहुत पतली पतली लाइन हो जाती है और स्टार का शेप डिफॉर्म हो जाता है, तो उसको स्पागेट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो उससे संबंधित है आप टाइडल डिसरप्शन इवेंट, बस यूनिवर्स से रिलेटेड है, याद रखना। नाग मिसाइल रिसेंटली लॉन्च कर दी है पोखरन के अंदर राजस्थान में। तो क्या है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। जो हमारे टैंक होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको टैंक गोली वगैरह से तो डिस्ट्रॉय होंगे नहीं, तो उसको टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मिसाइल है, एंटी टैंक, राइट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सारे फीचर है इसकी, 20 किलोमीटर तक की रेंज है, 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की रेंज है, सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी 90%, सारे वेदर कंडीशन में काम करेगा। एक बार फायर करो उसके बाद निशाने पे पहुंच के उसको डिस्ट्रॉय करेगी, तो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल भी चलता है इस पर, राइट। तो ये थे गाइस आज के करंट अफेयर, और सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स है CPI और OMO। तो थैंक यू गाइस।